हवा के झोंकों से चूल्हे की राख इधर उधर उड़ रही थी। सुबह के 8 बज गए थे, मगर पारो अभी भी बेसुध सो रही थी। रात्रि में उसने अपनी गुड़िया का विवाह जो किया था। दिन भर पारो सखियों के साथ गुड़िया बनाती, व गुड़ियों के साथ खेलती, और रात्रि में गुड्डे गुड़ियों की शादी करती। पारो 6 बरस की हो गई थी, मगर उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। पूरे दिन गुड़ियों के साथ खेलना ही उसकी दिनचर्या थी, इसलिए उसने कभी झाँक कर भी स्कूल नहीं देखा। बिन माँ की बच्ची जो ठहरी। सूरज सर पर चढ़ आया तो नथिया ने चारपाई पर पड़े पड़े ही पारो को आवाज दी, पारो ओ पारो उठ जा, बेटी दिन निकल आया। मगर पारो ने जम्हाई लेकर इधर से उधर चारपाई पर एक पलटा लगाया और पुनः सो गई। नथिया जैसे तैसे चारपाई से नीचे उतरी और लकड़ी के सहारे से चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने लगी। 2 घूंट पानी गर्म करके पिया और खांस कर ढेर सारा बलगम निकालकर रेत से दबा दिया। नथिया ने लगभग हाँफते हुए चूल्हे पर रोटी बनाई और 4 रोटी कपड़े में लपेटकर पारो के पास आकर उसे जगाने लगी। उठ पारो, तेरा बाप आधी रात का हल लेकर ठाकुर के खेत पर गया है, उसे कलेऊ दे आ। पारो ने पुनः जम्हाई लेकर चारपाई पर इधर से उधर पलटी लगाई। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, अभी सोने दे। बेटी, मेरी सांस फूल रही है, एक कदम भी पैदल नहीं चला जा रहा, नहीं तो मैं दे आती। तेरी माँ जिंदा होती तो वह दे आती। अब तू ही है जो भीषम के लिए खेत पर कलेऊ पहुंचा दे, और किससे कहूँ। पारो की आंख नहीं खुली तो नथिया ने उसे पकड़कर झकझोर दिया और गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उसे जगाने लगी। पारो आंखें टिमटिमाती हुई बैठ गई तो नथिया ने पारो को कपड़े में लिपटी हुई रोटियां थमा दी। पारो पानी का मल्ला सर पर रखकर अलसाई सी खेत की तरफ चल दी। पारो भीषम को कलेऊ देकर वापस आ गई और एक रोटी खाकर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलने लगी। समय सने समय व्यतीत होता रहा। भीषम ठाकुर के खेतों में मजदूरी करता था। नथिया सुबह शाम जैसे तैसे चूल्हे पर रोटियां बना देती। कभी अधिक सांस फूलती तो पारो से सहयोग ले लेती। उम्र के हिसाब से नथिया का शरीर जवाब देने लगा। ऊपर से दमे की बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। पारो भी 8 बरस की हो चली थी। पैदा होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। नथिया ने जैसे तैसे उसे पाल ही लिया। बिन माँ की बच्ची थी, नहाने धोने और खाने का कोई समय नहीं था। गुड़िया से खेलने का शौक था, इसलिए अधिकतर समय सखियों के साथ ही व्यतीत होता। समय की बलिहारी बुरा समय कहकर नहीं आता। आज ठाकुर के मकान की दूसरी मंजिल की छत बन रही थी। भीषम ठाकुर के खेत पर नहीं, छत पर काम कर रहा था। छत पर पत्थर खींचते समय दीवार से भीषम का पैर फिसल गया और भीषम पत्थर के साथ छत से नीचे आ गिरा। ऊपर से पत्थर भी भीषम के सर पर गिरा। भारी पत्थर ने भीषम का सर कुचल दिया। सर से खून का गुब्बारा छूट गया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। भीषम की चीख भी न निकल सकी। जब तक कोई कुछ कर पाता, भीषम का शरीर 2 मिनट फड़फड़ाकर शांत हो गया। भीषम की मौत की खबर नथिया के कानों तक भी पहुंच गई। हृदय पर वज्रपात हो गया। कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। 2 जून की रोटी का सहारा टूट गया। आगे की जिंदगी अमावस की रात की तरह दिखाई देने लगी। उम्र व बीमारी से जर्जर शरीर, ऊपर से भीषम की नादान बेटी पारो का भार। क्या किस्मत लिख दी विधाता ने। ठाकुर रामपाल सिंह ने गांव व समाज के सहयोग से भीषम का अंतिम संस्कार कर दिया। पेट की क्षुधा शांत करने के लिए नथिया व पारो को संघर्ष करना था। नथिया शरीर से जर्जर व दमे की मरीज थी और पारो गुड़ियों के अतिरिक्त कुछ जानती नहीं थी, मगर पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। नथिया ने पारो को साथ लेकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। दमे के कारण नथिया का शरीर साथ नहीं देता तो पेड़ की छाया में बैठ जाती। पुनः हिम्मत बांधकर पारो के साथ काम करने का असफल प्रयास करती। 8 वर्षीय पारो भी अबोध थी। काम की अपेक्षा गुड़ियों में अधिक मन लगाती, मगर मजबूरी की मार ने उसे समय से पहले ही परिपक्व कर दिया। वह समय की नजाकत को पहचानने लगी और अपनी उम्र से अधिक काम भी करने लगी। गरीबी मजबूर के लिए अभिशाप बन गई। नथिया, अगर तेरी लड़की गेहूं नहीं काट पा रही हो तो मैं किसी और से कह दूं, ठाकुर रामपाल सिंह ने थोड़ा गुस्से से कहा। नथिया खांसते हुए बलगम निकालकर ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर साहब दया करो, पारो 1-2 दिन में ही आपके गेहूं काट देगी। बहुत मेहनत करती है बेचारी,
मगर अभी बच्ची ही है, कम वक्त की उम्र ही क्या है, 8 बरस। पैदा होते ही माँ छोड़कर चली गई और अब बाप का साया भी सर से उठ गया। अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। पेट की आग तो बुझानी ही है। मैं रही बूढ़ी, मेरा क्या भरोसा, भगवान कब बुला ले। कगारे का वृक्ष हूँ, मरघट में पैर पसारे बैठी हूँ। मेरे बाद क्या होगा बेचारी का, यही चिंता खाए जा रही है। नथिया, तेरी हालत पर तरस खाकर ही तुझे गेहूं काटने का काम दिया था। मात्र 3 बीघा गेहूं है, 5 दिन में आधे ही कट पाए हैं। ऐसे ही काम होगा तो 5 दिन और लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दे, तेरे सर से वजन हट जाएगा। कहाँ से कर दूं ठाकुर साहब, मेरे पास क्या है जो इसके हाथ पीले कर दूं। शरीर जर्जर हो गया है, पैदल चला नहीं जाता, ऊपर से दमे की बीमारी। बेचारी पारो ही मजदूरी कर लाती है तो हम दादी नातिन को रोटी मिल जाती है। शायद भगवान ने ही इसके भाग्य में धक्के ही लिखे हैं। कैसा नसीब लेकर पैदा हुई है बेचारी। दोपहर हो गया, आपका खेत ही काट रही होगी, रोटी बनाने आएगी तो कह दूंगी थोड़ा जल्दी काम करे। ठीक है नथिया, तेरी हालत पर तरस आता है। काम हो जाए तो 10 सेर गेहूं मजदूरी से अधिक दे दूंगा। और हाँ, पारो से कह देना थोड़ी जल्दी हाथ चलाए। तू पारो का विवाह करेगी तो मदद भी कर दूंगा, पर काम जल्दी करे। इतना कहकर ठाकुर राम सिंह चले गए। नथिया सोचने लगी, मेरी फूल सी बच्ची दोपहरी में गेहूं काट रही होगी। जिसका बाप जिंदा होता तो क्यों करती, मेरे हाथ पैर ही चल रहे होते तो मैं कुछ मदद करती। अब तो मैं उस पर वजन हूँ, वही मुझे पाल रही है। भूखी प्यासी जंगल में लग रही होगी, मेरे शरीर में भी इतना दम नहीं कि उसे रोटी तो क्या पानी भी दे आऊं। तभी पारो आ गई, सर पर फटी सी चुनरी लपेटकर। चेहरा धूल व धूप से काला पड़ गया था, होठ सूख रहे थे, शरीर कुम्हला गया था, कपड़े भी धूल से गंदे व जीर्ण छीर्ण हो रहे थे। गेहूं काटने की आरी एक तरफ फेंककर गागर से पानी लेते हुए बोली, गर्मी से बुरा हाल हो गया। पानी लेकर नहीं गई थी क्या? ले गई थी अम्मा, पर मल्ला खाली हो गया। पारो ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया, फिर लकड़ी लेकर चूल्हे में आग जलाने लगी। कितना खेत और रह गया है? नथिया बोली, अम्मा अभी 2 वाट का कट्टा है, 1 बीघा और रह गया है। अम्मा, खेत पर बहुत गर्मी है, ठाकुर साहब कह रहे थे ना कट रहा हो तो किसी और से कह दूं। नहीं अम्मा, 2 दिन में काम खत्म कर दूंगी। आटा गूंथते हुए पारो बोली, ठीक है, थोड़ा सा शाम को काट आइयो। अम्मा, अब तो गर्मी से व्याकुल हूँ, सुबह जल्दी चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर नथिया ने खांस कर ढेर सारा बलगम निकाला और चारपाई पर हाँफते हुए बोली, बेटी 1 घूंट गर्म पानी लइयो। पारो ने बीच में रोटी रोककर गर्म पानी किया, फिर रोटी सेककर नथिया को दी। वह स्नान करके खुद खाकर कुएं पर कपड़े धोने चली गई। नथिया सोचने लगी, कैसे होंगे इस अभागी के पीले हाथ। दूसरे दिन सुबह पारो आरी लेकर गेहूं काटने खेत पर पहुंची तो तुरंत ही वापस आ गई। अम्मा, खेत तो कट गया, इतनी जल्दी कैसे काट आई? तू तो कह रही थी अम्मा अभी 2 दिन और लगेंगे। अम्मा, मैंने नहीं काटा, मुझे तो कटा हुआ मिला, तो गुस्से में ठाकुर ने किसी और से कटवा लिया होगा। अब पता नहीं कितनी मजूरी देंगे। अम्मा, मैंने तो 2 बीघा काटा है, 20 सेर से कम नहीं लूंगी। पता नहीं ठाकुर क्या देंगे, पर तेरी मजूरी तो दे ही देंगे, अच्छे आदमी हैं। मैं तो 20 सेर से कम नहीं लूंगी, मैंने तो कम से कम 2 वाट का काट ही दिया। तभी ठाकुर रामपाल सिंह आ गए और बोले, अरे पारो, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं अभी खेत से ही आ रहा हूँ, तूने तो पूरा खेत काट दिया। हाँ बेटी, कल सुबह लाख इकट्ठा कर देना, जिसे बैलों से गहाकर तेरी मजदूरी दे दूंगा। तेरे 30 सेर गेहूं बनते हैं, पर मैं तुझे पूरे 1 मन 40 सेर गेहूं दूंगा। बाबा, मैंने तो 2 वाट ही काटा था, 1 बीघा कौन काट गया? मुझे क्या पता किसने काटा है, ठेका तो तेरे पास ही था, अतः किसी ने भी काटा हो, मजदूरी तो तेरी ही बनती है। पारो की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तो सिर्फ 2 बीघा गेहूं ही काटे थे, बाकी 1 बीघा गेहूं की कटाई की मजदूरी उसे ठाकुर वैसे ही दे रहे थे। खुशी से उसकी बाँछें खिल उठी। दूसरे दिन सुबह पारो लाख इकट्ठा करने खेत पर पहुंची तो चौंक गई। पूरे खेत का लाख इकट्ठा था, इसे कौन समेट गया? घर आकर बोली, अम्मा, लाख भी सिमट गया, इतनी जल्दी कैसे समेट आई?
मुझे नहीं पता, मैंने नहीं समेटा। तो कौन समेट गया? मुझे तो सिमटा हुआ ही मिला था, पर मैंने नहीं समेटा। तो कौन समेट गया? दोनों दादी नातिन यही सोचने लगीं। बुद्धा के पिता की मृत्यु हुए 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय बुद्धा 8 वर्ष का था। वह स्कूल भी जाता था और खेलता कूदता भी था। पिता की मृत्यु के बाद माँ पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकी, तो वह माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। गरीबी व मजदूरी ने उसे तपाकर सोने की तरह निखार दिया था। आज वह 12 वर्ष का किशोर था। जी लगाकर किसानों के खेतों में मजदूरी करता और चुपके से मजदूरी में पारू का सहयोग भी कराता रहता। पारू को इसकी भनक तक नहीं थी। मासूम पारू को खेतों में काम करते देख बुद्धा को बहुत दया आती थी, मगर बुद्धा भी कोई रईस नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर सके। दिल में जितनी दया थी, जेब में उतने पैसे नहीं थे, इसलिए चुपके चुपके वह पारू की शारीरिक मदद ही करता रहता और पारू अनभिज्ञ रही। उसे पता न चल सका कि कौन उसके काम को कर जाता है। एक दिन पारू ठाकुर के खेत में बाजरा की निराई करने गई। 10 रुपए बीघे के हिसाब से 5 बीघा खेती की मजदूरी 50 थी। पारू जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि बुद्धा खेत की निराई कर रहा था। उसे खेत में निराई करते देखकर पारू बोली, अरे बुद्धा, तू ये क्या कर रहा है? इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। कुछ नहीं, नई खुरपी लेकर आया था, सोचा चलाकर देख लूं कैसी चलती है। मगर तूने तो लगभग 1 बीघा खेत निकाल दिया। कोई बात नहीं, निकाल दिया तो क्या हुआ, गला सूख गया है, ला पानी पिला दे, ले पी ले। और बुद्धा पूरा मल्ला पानी गटक गया। तो पारो बोली, तूने तो मल्ला खाली कर दिया, शाम तक मैं क्या पीऊंगी? कोई बात नहीं, मैं तुझे और पानी दे जाऊंगा। इतना कहकर बुद्धा खुरपी लेकर चला गया। पारो काम पर लग गई। भादों की दोपहरी थी, धूप चिलचिला रही थी। पारो धीरे धीरे अपने काम पर लगी रही। धूप की गर्मी से पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसे प्यास लगने लगी, मगर उसका मल्ला बुद्धा खाली कर गया था। वह बुद्धा का इंतजार देखने लगी कि कब बुद्धा पानी लेकर आएगा। प्यास से पारू का बुरा हाल हो गया था, गला सूखने लगा। तो वह खुरपी लेकर पेड़ की छाया में बैठ गई और इधर उधर निगाह घुमाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी दूर रास्ते में उसे बुद्धा आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक गागर लटकी हुई थी। वह पेड़ के नीचे बैठी बुद्धा का इंतजार करने लगी। बुद्धा के एक हाथ में पानी की गागर और दूसरे हाथ में खुरपी लग रही थी। पास आकर बुद्धा ने गागर जमीन पर रख दी और कुर्ते की जेब से गुड़ का ढेला निकालकर पारू को थमा दिया। ले पारू, सुबह से काम कर रही है, खाली पेट पानी पिएगी तो पेट में आग लग जाएगी, इसलिए गुड़ खाकर पानी पी ले। पारू ने बड़े चाव से गुड़ खाकर पानी पी लिया और खुरपी लेकर अपने काम पर बाजरा की निराई में लग गई। तो बुद्धा ने भी अपनी खुरपी लेकर उसी के साथ बाजरा निराने बैठ गया। ये देखकर पारू बोली, बुद्धा, तू ये क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता मैं बाजरा निरा रहा हूँ? तू कैसे निरा रहा है? तो क्या हुआ, मैं नहीं निरा सकता? देख बुद्धा, ठेका मेरा 50 रुपए का है और मुझे 50 की जरूरत भी है, घर का सामान व अम्मा की दवा के लिए। तो क्या हुआ, मैं तुझसे रुपए नहीं मांग रहा हूँ। तो फिर तू क्यों धूप में मेहनत कर रहा है? मैं रुपयों के लिए धूप में मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो काम में तेरी मदद कर रहा हूँ। पर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? तू अभी बहुत छोटी है, खेत में काम करती है, तो तुझे देखकर मुझे दया आती है, इसीलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। तुझे ही दया क्यों आती है? पूरे गांव में किसी और को तो नहीं आती। जैसे तू निरा रही है, इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुझे काम करते देखकर मुझे दया आती है। ये प्यार क्या होता है? तू अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब समझ जाएगी। इसी तरह बात करते करते और काम करते करते दोनों ने शाम तक लगभग आधे खेत की निराई कर दी। सूर्य नारायण आकाश में अस्त हुए तो वह दोनों भी अपने घर को चल दिए। शाम को पारो घर पहुंची तो बहुत खुश थी। अम्मा, आधा खेत निकल गया। इतनी जल्दी कैसे निकल गया? नथिया ने चारपाई पर पड़े पड़े ही कहा। अम्मा, बुद्धा ने निकलवा दिया। बुद्धा ने? क्यों? अम्मा, बुद्धा कह रहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अम्मा, ये प्यार क्या होता है? पारो की बात सुनकर नथिया सोच में पड़ गई। कैसे मेरी फूल सी अबोध बच्ची ऐसी भेड़ियों से बचेगी? मेरे शरीर में दम होता तो अभी इस बुद्धा की खबर लेती, पर क्या करूं, मजबूर हूँ, चल फिर भी नहीं सकती। नथिया कुछ सोच कर बोली, कुछ नहीं बेटी, ये रईसों के खोखले हैं,
हम गरीबों के नहीं, नथिया ने गोलमोल जवाब दे दिया। मगर पारो कुछ समझ न सकी। रोटियां निकालकर पानी लेने कुएं पर चली गई और पानी की गागर भरकर वापस आ गई। नथिया को दवाई खिलाकर पारो अपनी चारपाई पर लेट गई। दिन भर की थकान से निद्रा में जल्दी ही उसे अपने आगोश में ले लिया। दूसरे दिन पारो खुरपी लेकर खेत पर पहुंची तो बुद्धा पहले से ही खेत में काम कर रहा था। पारो भी अपनी खुरपी लेकर बैठते हुए बोली, बुद्धा तूने बताया नहीं, ये प्यार क्या होता है? बुद्धा भी प्यार की परिभाषा नहीं जानता था। कुछ शर्माते हुए बोला, प्यार करने के बाद शादी हो जाती है। हट पगले, शादी तो गुड्डा गुड़ियों की होती है। मैंने भी अपनी कई गुड़ियों की शादी गुड्डों से की है, पर अब खेत में काम करने से गुड़ियों की शादी करने का समय ही नहीं मिलता। पारो, तू जैसे गुड्डा गुड़ियों की शादी करती है, उसी तरह लड़के और लड़कियों की शादी होती है। देखना, एक दिन तुझसे शादी कर लूंगा, फिर तुझे रानी बनाकर घर में रख लूंगा। तुझे खेतों में काम करने नहीं दूंगा। मैं काम नहीं करूंगी तो क्या खाऊंगी? अम्मा क्या खाएगी? तेरे बदले का काम मैं करूंगा, उसी में से तू खाएगी। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसी तरह बातों बातों में खेत का पूरा काम समाप्त हो गया। दोनों घर को चल दिए तो पारो ने कहा, कल ठाकुर से रुपए ले लूंगी, तू अपने आधे रुपए 25 ले जाना। मैं नहीं लूंगा। क्यों, तू क्या खाएगा? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए काम में तेरी मदद कर रहा हूँ। मैं तुझसे इस काम के बदले पैसे नहीं लूंगा, पर तू पैसे नहीं लेगा तो खाएगा क्या? पारू ने अपनी बात पर थोड़ा वजन देकर कहा, खाने के लिए तो मैं और भी काम करता हूँ, तुझसे अधिक कमाता हूँ और तुझसे अधिक काम करता हूँ। मेरे पास खाने के लिए कमी नहीं है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। बुद्धा के बाल हृदय में प्यार का बीज अंकुरित हो चुका था, मगर नादान पारो उस भाषा को समझने में भी अभी असमर्थ थी। नथिया चारपाई पर पड़ी पड़ी हाँफ रही थी। बीच बीच में खांसी के साथ बलगम भी आ जाता। पारो ने गर्दन के नीचे हाथ लगाकर सहारा देकर नथिया को चारपाई पर बैठाया और दवा खिलाकर 2 घूंट गर्म पानी पिलाकर पारो ने कहा, अम्मा तूने कल से कुछ नहीं खाया है, 2 टुकड़ा रोटी के खा ले। नथिया हाँफते हुए बोली, बेटी थोड़ा सांस सद जाने दे, तब कुछ खा लूंगी, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और इसी के साथ नथिया को एक साथ खांसी आई। ढेर सारा बलगम निकल पड़ा। पारो ने पानी से मुंह साफ करके नथिया को पुनः चारपाई पर लेटा दिया। नथिया का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। यही सोचकर ठाकुर रामपाल सिंह ने गांव के अन्य लोगों के सहयोग से पारो का विवाह माधो से तय कर दिया। माधो का गांव 4 कोस दूर था। ठाकुर रामपाल सिंह ने नाई और पंडित को भेजकर पारो का रिश्ता पक्का करा दिया। माधो के परिवार में अकेली एक विधवा माँ बुधिया थी। माधो के पिता को मरे लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय माधव मात्र 4 वर्ष का था। बुधिया ने खेतों में मजदूरी करके अपने बुढ़ापे का सहारा माधो का पालन पोषण किया। माधो ही बुढ़िया की एकमात्र जीवित संतान था। माधो से बड़े 7 भाई बहन बीमारियों की भेंट चढ़ गए थे। माधो ही उसके बुढ़ापे का सहारा बचा था। वही कुल का चिराग था। अब माधव 14 वर्ष का किशोर था। खेतों में मजदूरी करता था। उसने बुधिया का खेतों में काम करना बंद करा दिया था। बुढ़ापे के कारण बुधिया का शरीर भी शिथिल होने लगा था। माधो के विवाह से उसके सपने बुनने शुरू कर दिए। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा चूल्हा चौका भी छूट जाएगा। खेतों का काम तो माधो ने पहले ही छुड़वा दिया था। नाती पोतों की रूपरेखा उसके हृदय में उड़ान भरने लगी। शरीर रोमांचित हो गया और वह अंतरिक्ष में विचरण करने लगी, भविष्य के सुनहरे सपनों के साथ। मैं अपने नाती पोतों की देखरेख में कोई कमी नहीं रखूंगी। मेरे पास घर में या खेत में कोई काम भी नहीं है। सिर्फ बच्चों की देखभाल करना ही अब मेरा काम बचेगा। बहू को भी बेटी की तरह ही रखूंगी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और मेरा बुढ़ापा चैन से व्यतीत हो जाए। बुधिया अपने हृदय में प्रतिदिन नए नए सपने बुनती रहती। समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया और माधव के विवाह का दिन भी आ गया। समय पर माधव की बारात पारो के दरवाजे पर पहुंच गई। नगाड़ों की ठमठम का शोर वातावरण में गूंजने लगा। शहनाइयों का मधुर संगीत कानों में शहद घोलने लगा। ठाकुर रामपाल सिंह ने अपनी हैसियत के अनुसार बारात का स्वागत सत्कार किया। बुद्धा भी अपना बाल मन महसूस कर ठाकुर रामपाल सिंह का सहयोग पारो के विवाह में करता रहा। औरतों में मंगलचार होने लगे। पारो की सखियां खुशी से नाचने लगीं। बारात भोजन करने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अनाथ पारो का विवाह जू ठहरा। समाज का हर सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहा था कि कहीं गांव की बात खराब न हो जाए।
बुद्धा भी बुझे मन से अपना सर्वस्व लुटा रहा था। रात्रि में एक एक कर पारो के विवाह की रस्म पूरी हो रही थी। बुद्धा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना संसार उजड़ता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों के सामने ही उसका घोंसला उधेड़ा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने ही उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही उसकी दुनिया लुट रही थी। उसकी आंखों के सामने ही उसकी पारो पराई हो रही थी। हवन कुंड के इर्द गिर्द भांवरें पड़ने लगीं। मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द बुद्धा के हृदय पर हथौड़े की भांति चोट कर रहा था। जिस मासूम पारो को दया की दृष्टि से देखता था, उसके लिए दिन रात मेहनत करता था, उसका काम छुप छुप कर करता था, उसके साथ भविष्य के सपने देखता था, जिसके लिए उसके बाल हृदय में प्यार के बीज अंकुरित थे। बुद्धा का हृदय रह रहकर रुदन कर रहा था, मगर वह अपनी व्यथा किसी से कह न सका। बाल मन को महसूस कर रह गया। पारो भी नादान थी। उसने अनेक गुड़ियों की शादी गुड्डों से की थी। आज वही गुड़िया दुल्हन बनकर विवाह के मंडप में बैठी विवाह की रस्में पूरी कर रही थी। पारो अपने विवाह को भी गुड्डा गुड़ियों का विवाह ही समझ रही थी। विवाह के पश्चात गुड़िया विदा होकर गुड्डे के साथ चली जाती है। वह सिर्फ इतना ही जानती थी। उसे नहीं मालूम था कि विवाह दो आत्माओं का जन्म जन्मांतर तक का बंधन है। वह माधो को गुड्डा समझ रही थी। बुद्धा और माधो के अंतर को भी वह नहीं समझ पाई। अपने विवाह को भी उसने गुड्डा गुड़ियों का खेल ही समझा। सुबह पारो बैलगाड़ी में बैठकर गुड़िया की तरह माधो के साथ विदा होकर चल दी। बुद्धा के अरमान नगाड़ों की ठमठम में कहीं खो गए। बुद्धा की हालत उस हारे जुआरी जैसी हो गई जो अपना मूलधन भी गवा बैठा हो। सपनों में खोकर दुख के आंसू बुद्धा की आंखों से बह निकले। बुद्धा एकांत में जाकर खामोश बैठ गया, मगर उसके टूटे हुए हृदय की वीरानगी की दास्ता पुरानी यादों के खंडर खुद ही बयां कर रहे थे। बुद्धा की आंखों के आंसू पलकों की हदें तोड़कर गंगा यमुना की तरह बहने लगे। गर्मी का समय था, आसमान में सूर्य तप रहा था। माधो पारो को लेकर बारात के साथ अभी तो कुछ ही दूरी पर निकले थे कि उसके पेट में जलन शुरू हो गई। कुछ समय बाद माधो को उल्टियां बमन भी होने लगीं। बाद में दस्त अतिसार भी शुरू हो गए। उल्टी दस्त अधिक होने से माधो का शरीर कुमला गया, मुंह सूख गया, शरीर में बेचैनी होने लगी, खाल सिकुड़ने लगी। पानी पीते ही पीते उल्टियां हो जाती। पेट दर्द से माधो छटपटाने लगा तो बारातियों ने उसे चूर्ण, अजवाइन, हरण आदि खिलाए, मगर किसी से कुछ लाभ ना हुआ। उल्टी और दस्त लगातार होते रहे। बीच रास्ते में और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। माधो की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पानी पीते ही उल्टियां हो जाती। माधो की हालत अधिक बिगड़ने लगी तो बारातियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रास्ते में किसी गांव में वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने देखते ही जवाब दे दिया, इसको हैजा हो गया है, भगवान ही मालिक है, हालत अधिक गंभीर है, कुछ पुड़िया दिए देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। वैद्य जी की दवा खाकर भी माधो की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत और बिगड़ती गई। शरीर सुन्न पड़ गया, आंखें पथरा गईं, हाथ पैरों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। तो घड़ी पश्चात ही रास्ते में ही माधो की मृत्यु हो गई। माधो की मृत्यु से बारातियों में हाहाकार मच गया। पारो ने इतना ही समझा कि उसका गुड्डा मर गया। बाराती माधो का सब व विधवा बहू पारो को लेकर गांव पहुंच गए। माधो की लाश देखकर बुधिया मूर्छित होकर गिर पड़ी। बुढ़ापे का सहारा टूट गया, घर का चिराग बुझ गया, जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। औरतें पारो के नसीब को कोसने लगीं। ऐसी बहू निकली जो घर तक भी जिंदा ना आ सका, पैदा होते ही माँ को खा गई। वहां तो सब चौपट था ही, यहाँ भी घर की देहरी पर पैर नहीं रखा, उससे पहले ही मर्द को खा गई। ऐसी मनहूस से क्यों बेटे का विवाह किया? औरतों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। तभी एक समझदार औरत बोली, इस बेचारी का क्या कसूर है? ये तो अभी अबोध है, इसे नहीं मालूम कि इसका मर्द मर गया है। ये भी नहीं जानती कि मैं विधवा हो गई हूँ। ये तो अभी यही समझ रही है इसका गुड्डा मर गया। अभी इसकी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने के दिन है। ये विवाह शादी गुड्डा गुड़ियों को ही जानती है। बालपन की विधवा कैसे पहाड़ सी जिंदगी काटेगी? अबोध बच्ची है, अभागी, जन्म से दुख ही दुख भोग रही है। भगवान, इसके भाग्य में क्या लिखा है पता नहीं। बुधिया को होश आया तो माधो की लाश के ऊपर गिरकर पुनः रोने लगी। अपने उजड़े हुए संसार को देखने लगी। विश्वास का भरोसा टूट गया। नाती पोतों की आस छूट गई। बुढ़ापे की लाठी घुनकर बिखर गई। बची हुई जिंदगी अमावस की काली रात की तरह डराने लगी।
मनहूस पारो के कदम घर की चौखट पर पड़ने से पहले ही बुधिया का संसार लुट गया। बाकी बचा खुचा बुढ़ापे की ठोकर खाने को अर्थहीन जीवन, अभागन, कुलच्छणी, मनहूस, विधवा, बधू पारो के साथ गांव के समाज के लोगों ने मिलकर माधो का अंतिम संस्कार कर दिया। रीति रिवाज के अनुसार विधवा पारो के सर के बाल मुड़वा दिए। पारो बालों के लिए बहुत रोई, मगर उसकी एक न चली। उसे सफेद साड़ी भी पहना दी। पारो ने सफेद साड़ी का विरोध भी किया। पेश ना गई तो उसने अपने मन को समझा लिया कि ये गुड्डा मर गया तो मैं नया गुड्डा बनाकर पुनः शादी कर लूंगी, तब लाल साड़ी पहनूंगी। मेरी गुड़िया भी शादी पर ही लाल साड़ी पहनती थी, पर वो नहीं समझती थी कि सुहागन क्या होती है और विधवा कैसी होती है। कुछ दिन तो पारो के कलेऊ, नाश्ते में ताने व भोजन में गाली खा खा कर घर में कट गए, मगर जल्दी ही बुधिया ने उसके हाथ में खुरपी पकड़ा दी। मनहूस, कुलच्छणी, राण कहीं की, घर में पड़ी पड़ी खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तेरे लिए कब तक काम करती रहूंगी? चल खेत में मजूरी कर। पारो खेत में मजूरी करने लगी, जैसे अपने गांव में करती थी। गांव में बुद्धा उसकी मदद करता रहता था, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। गांव में अम्मा कभी डांटती नहीं थी, यहाँ डांट के साथ साथ पिटाई भी होने लगी। जरा सी गलती पर बुधिया हाथ तो उठा देती, गाली तो उसकी जुबान से अमृत की तरह झरती थी। भोजन के साथ गाली व मार खाना पारो की नियति बन गया, जैसे सुबह से शाम तक काम के बदले उसे इनाम मिलता हो। एक दिन दोपहर तक काम करने के बाद बुधिया ने उसे घर भेज दिया। जा घर जाकर रोटी बना लेना। पारो ने सोचा, आज अच्छा समय है, मैं अपने लिए गुड्डा बना लूं। गुड्डे से शादी करके लाल साड़ी पहन लूंगी, फिर माँ जी मुझे अम्मा की तरह ही प्यार करेंगी। पारो सुई धागा व कुछ फटे हुए चिथड़े में लेकर गुड्डा बनाने बैठ गई। गुड्डा अभी आधा ही बन पाया था कि बुधिया आ गई। बुधिया, ये क्या कर रही है हरामखोर, रोटी बन गई क्या? पारो, नहीं माँ जी। बुधिया, हरामखोर, इतनी देर की आई है, क्या कर रही थी जो अब तक रोटी भी नहीं बनी है? पारो, कुछ नहीं माँ जी, मैं गुड्डा बना रही थी। बुधिया, गुड्डा से खेलेगी रांड लुगाई, ले अभी तेरा गुड्डा बनवाती हूँ। इतना कहकर बुधिया ले हाथ में चिमटा उठा लिया। पारो चिल्लाती रही, माँ जी मैं खेलने के लिए गुड्डा नहीं बना रही हूँ, मैं तो शादी करने के लिए गुड्डा बना रही हूँ। इससे शादी करके मैं भी लाल साड़ी पहन लूंगी और आप भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेंगी। मगर बुधिया ने उसकी एक न सुनी। दे दनादन चिमटा उसकी पीठ पर बरसाती रही। पारो की पीठ पर चोटों के निशान उभर आए। जुबा की चीख के साथ आंखों ने भी बरसना शुरू कर दिया। पारो गुड्डा अधूरा छोड़कर चूल्हे में आग जलाने लगी। उसे नहीं मालूम था कि गुड्डा बनाने की यहाँ इतनी बड़ी सजा है। ससुराल में आए पारो को 6 वर्ष काम करते व मार खाते व्यतीत हो गए। सुबह शाम भोजन के साथ गाली व ताने खाना व दिन भर खेत में मजदूरी करना अब उसके नसीब में लिखा था। अब वह नादान नहीं थी, 14 वर्ष की किशोरी थी। वह भी अब प्यार की भाषा समझने लगी थी, मगर वह विधवा थी, ये भी समझती थी। अब वह सुहागन और विधवा में अंतर जान गई थी। अब उसे सफेद साड़ी से भी कोई गुरेज नहीं था। गुड्डा गुड़ियों का खेल पीछे छूट चुका था। पारो ने माधो का प्यार तो कभी देखा नहीं था, मगर उसे बुद्धा का प्यार अच्छी तरह से याद था। अब उसे बुद्धा की याद सताने लगी। बुद्धा उसे प्यार जो करता था, उस समय वह प्यार की भाषा नहीं समझती थी। आज वह प्यार की परिभाषा भी समझने लगी और इसी परिभाषा ने बुद्धा के लिए उसके हृदय में प्यार के बीज अंकुरित कर दिए। 6 बरस हो गए बुद्धा से बिछड़े। अब तो वह 18 वर्ष का जवान हो गया होगा। बुद्धा की सूरत देखने की तड़प उसके हृदय में उठने लगी। बुद्धा के पास वह उड़कर पहुंचना चाहती थी, मगर बुद्धा क्या सोचेगा, मैं तो विधवा हूँ, बुद्धा के पास कैसे जाऊं? हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की नहीं। पारो तो चली गई, मगर पारो की दादी अम्मा नथिया की सेवा करने में बुद्धा को पारो के प्यार का ही सुख मिलता। वह समझता था कि मैं नादान पारो की सहायता ही कर रहा हूँ, मगर नथिया को मरे भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए। बुद्धा पारो को न भूल सका। पारो मासूम थी, वह पारो की सहायता करते करते उससे प्यार करने लगा था। उसका प्यार परवान चढ़ता। तब तक ठाकुर रामपाल सिंह ने समाज के सहयोग से अनाथ पारो का विवाह कर दिया। बुद्धा अपने बाल मन को महसूस कर पारो के विवाह में सहयोग भी करता रहा, मगर वह अपने मन की व्यथा किसी से न कह सका। उसके देखते ही देखते पारो पराई होकर चली भी गई। बुद्धा का हृदय टूट गया, सब अरमान चकनाचूर हो गए। उसके हृदय में बसा घोंसला उजड़ गया। उसके अरमान सहनाई की गूंज में दबकर रह गए। बुद्धा तड़पता रह गया। अब बुद्धा की सूनी आंखों में पारो की सिर्फ यादें बाकी थीं।
उन्हीं यादों में बुद्धा गुमसुम बैठकर पारो को निहार लेता। हृदय टूट गया था, सपने चकनाचूर हो गए थे। दिल में पारो की मूरत छुपा रखी थी, उसी से प्यार की बात कर लेता। हवा के हर झोंके से पारो का हाल पूछ लेता। चंद्रमा में पारो की सूरत ढूंढ लेता। काली घटाओं से अपना संदेश कह देता। पपीहे को अपनी बिरहा गाथा सुना देता। ऋतुराज बसंत में पेड़ पौधे जैसे पतझड़ हो जाते हैं, बुद्धा का हृदय उसी तरह पतझड़ हो गया था पारो की बिरह में। बचपन में उसने पारो के साथ हरियाली ही देखी थी, अरमान सजोए थे, भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे। सब पारो के विवाह के साथ बिखर गए। पारो भी नादान थी, उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। जब वह समझी तब तक उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। बुद्धा सूने मन से ठाकुर रामपाल सिंह के खेतों में मजदूरी करता रहा। कभी इन खेतों में पारो मजदूरी करती थी, इन्हीं खेतों में वह पारो की मदद करने आता था। पारो मासूम थी, माँ बाप मर गए थे, अम्मा उम्र व बीमारी से मजबूर थी, नहीं तो पारो को मजदूरी करने की क्या आवश्यकता थी। विवाह के बाद पारो सब कुछ छोड़कर चली गई, मगर बुद्धा उन्हीं रास्तों में भटकता रहा। पारो के प्यार की वीरानगी उसके टूटे हृदय को कुरेदती रही। बुद्धा वीरान प्यार की सिंचाई का असफल प्रयास करता रहा। उसे मालूम था कि पारो पराई होकर चली गई है, फिर भी उन्हीं खेतों में वह पारो को ढूंढता रहता, जहाँ कभी पारो मजदूरी करती रहती थी। पारो को गए 6 बरस हो गए, मगर बुद्धा के टूटे हुए दिल में पारो की सूरत आज भी सुरक्षित थी। खेतों में काम करते करते उसे रह रहकर पारो की याद आती थी। पारो के शरीर के अंगों को वह खेतों की खड़ी फसल में ही ढूंढ लेता था। गन्ना की गांठ में उसे पारो की आंख दिखाई देती। खुली मटर की फली में पारो के अधर देख लेता। केसों की तुलना भुट्टा की बाली से कर लेता। फूली सरसों में पारो की हंसी ढूंढ लेता। मक्का के दाने पारो के दांत जैसे लगते। टमाटरों में पारो के कपोल देख लेता। पारो की बिरह पीड़ा में बुद्धा अपने व्यवस्थित मन को समझाने का असफल प्रयास करता रहा। पारो के प्यार में धुंधली यादें उसे बेचैन करती रहती। वह ठाकुर के खेतों में काम करता रहता, वह पारो को ढूंढता रहता। उसे मालूम था कि पारो अब नहीं आएगी, मगर उसका हृदय पारो को भूलने के लिए तैयार नहीं था। पुरानी यादें जो खंडर बन चुकी थीं, उन्हीं वीरान खंडरों के किसी कोने में बुद्धा पारो को ढूंढता रहता, जिसकी यादें उसके हृदय में किसी पुरानी चोट की तरह मीठी टीस बनकर उठती रहती। उन्हीं टीसों से दर्द से बुद्धा की आंखों में आंसू निकलकर कपोलों पर फिसलने लगते। गर्मी का समय था, सूरज सोले बरसा रहा था, जमीन तप रही थी, सूरज की गर्मी शरीर को झुलसा रही थी और पारो गेहूं की कटाई कर रही थी। दोपहर से गेहूं काटते काटते पारो रात्रि करीब 10 बजे घर पहुंची। गागर से पानी लेकर हाथ मुंह धोए, सूखी रोटी पानी से निगलकर चारपाई पर लेट गई। मजदूरी की थकान से शरीर चूर चूर था, मगर आंखों में बुद्धा के सपने तैर रहे थे। हृदय में बुद्धा की यादें टीस बनकर चुभ रही थीं। तभी बुधिया बोली, पूरा खेत कट गया क्या, कि कल के लिए छोड़ आई है, हरामखोर कहीं की। पारो कल के लिए रह गया है माँ। बुधिया, हरामखोर कुछ काटती भी है कि यारों के साथ नैन मटक्का करती रहती है। पारो, पूरे दिन काटती हूँ। बुधिया, रांड लुगाई अन्ना भैंसा जैसी होती है, तेरा क्या भरोसा, काम करती है या यारों के साथ गुलछर्रे ही उड़ाती रहती है। काटती तो क्यों रह जाता। पारो, 3 बीघा खेत है, 2 दिन में कैसे कट जाता, कल तक काट दूंगी। पारो की आंखों से आंसू बह निकले। इतना काम करने पर भी ताने। यहाँ बुद्धा होता तो खेत कट गया होता। बुद्धा मेरी कितनी मदद करता था, यहाँ मैं क्या करूँ। सुबह शाम घर में काम करना, बस दिन रात में खेतों में मजदूरी। उसे रह रहकर बुद्धा की याद आने लगी। बुद्धा कहता था, तुझे मैं रानी बना लूंगा, यहाँ तो मैं दासी भी स्वीकार नहीं। बुद्धा कहता था, खेतों में काम नहीं करने दूंगा, यहाँ दिन रात मजदूरी। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शरीर थकान से चूर चूर था। हृदय को बुद्धा की यादें कुरेद रही थीं। आंखों में बुद्धा की तस्वीर बसी हुई थी। चारपाई पर पड़ी पड़ी बुद्धा के सपनों में खो गई। नींद ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। सुबह 3 बजे बुधिया ने आवाज दी, ओ कुलच्छनी राण, गेहूं काटने जाएगी या पड़ी पड़ी चारपाई तोड़ती रहेगी। पारू का शरीर थकान से टूट रहा था, आंखों की नींद पूरी नहीं हुई थी। बुधिया की आवाज सुनकर एकाएक हड़बड़ाकर खड़ी हुई और बोली, जाती हूँ माँ जी। पारू ने कोने में पड़ी हुई गेहूं काटने की आरी उठाई और बुधिया के पैर छूने के लिए झुकी तो बुधिया बोली, आज पूरा खेत कट जाना चाहिए, नहीं तो चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पारो, हाँ आज कट जाएगा।
बुधिया, कटेगा कैसे नहीं? नहीं काटे तो आज डंडे से तेरी खबर लूंगी। पारो बुधिया के पैर पकड़कर सोचने लगी, इतना काम करने का ये इनाम मिल रहा है, क्यों ना कहीं आत्महत्या कर ली जाए। इस नरक भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं आज ही कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मेरे जिंदा रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। अब तक तो गाली ताने और पिटाई से ही काम चल रहा था। अब वह सब मेरे लिए एक आम बात हो गई थी। मगर अब लांछन भी लगने लगे कि मैं खेत में काम नहीं, यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूँ। आज माँ जी इस बात को कह रही हैं, कल समाज भी कहेगा। मैं विधवा हूँ, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में? अब भगवान ही सहारा है, और भगवान के पास पहुंचने के लिए इस दुनिया को छोड़ना ही मेरा कर्तव्य बन जाता है। आत्मघात का दृढ़ निश्चय कर पारो ने बुधिया के पैर छोड़ते हुए कहा, जाती हूँ माँ जी, शायद फिर कभी। पारो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके शब्द बीच में ही रुक गए। हाथ में गेहूं काटने की आरी लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। बुधिया ने उसे जितने कष्ट दिए थे, एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज वह ये भी सोच रही थी कि माधव के साथ ही उसकी जिंदगी का अंत हो गया था। माधव एक गुड्डा ही नहीं, उसकी जिंदगी का स्वामी था। अब कौन है दुनिया में मेरा? माधव तो कभी वापस आना नहीं। यही सोचते सोचते वह धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके सर पर मौत सवार थी। तभी उसे अम्मा की याद आने लगी। काम तो वहाँ भी था, मगर अम्मा कितना प्यार करती थी। अम्मा के प्यार में वह काम की थकान भी भूल जाती थी। वहाँ काम में बुद्धा उसकी सहायता करता रहता था। बुद्धा की याद पुनः हृदय में ताजा होने लगी थी। बुद्धा कितना प्यार करता था उससे। जीवन के संघर्षों से परेशान पारो बुद्धा के सपनों में खो गई। बुद्धा से मिलने की तड़प उसके हृदय में होने लगी। बुद्धा की सूरत हृदय से निकलकर आंखों के सामने नाचने लगी। बुद्धा की सूरत के सम्मोहन में वह धीरे धीरे बुद्धा की सूरत के पीछे पीछे चलने लगी। कुएं का रास्ता भूल गई। उसके पैर बुद्धा की सूरत के पीछे पीछे चल रहे थे। वह अपना आपा खो बैठी। उसे पता नहीं मैं किधर और कहाँ जा रही हूँ। बुद्धा से मिलने की तड़प उसके हृदय में हो रही थी। वह उड़कर बुद्धा के पास पहुँचना चाहती थी। यकायक उसकी चेतना वापस आई। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, पारो तू ये क्या कर रही है? तू विधवा है। क्या ये समाज तुझे स्वीकार करेगा? क्या बुद्धा तुझे अपना लेगा? समाज में बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की नहीं। समाज को विधवा स्वीकार नहीं। उसके पैर रुक गए। पीछे पलटकर पुनः कुएं की तरफ देखने लगी। पारो अपनी जिंदगी का अंत करने के लिए कुएं की तरफ चलने लगी। उसे अपनी दर्द भरी जिंदगी दिखाई देने लगी। सुबह शाम घर के काम के साथ साथ गाली खाना, दिन भर खेतों में मजदूरी, न रात में चैन न दिन में चैन, न कोई प्यार करने वाला। मिलती है तो सिर्फ गाली, मजदूरी और संघर्ष भरी जिंदगी। वह कुएं के पास पहुंची। तभी मन ने हिम्मत बांधी। बुद्धा तेरा है, वह तुझे अवश्य अपना लेगा। तेरे लिए समाज से विद्रोह कर देगा, तुझे अपनी रानी बना लेगा। हर समय तेरी मदद करता था, वह तुझे प्यार करता था। यहाँ कौन है तेरा? किसके लिए तू अपने हाड़ घिस रही है? मन और आत्मा में द्वंद्व शुरू हो गया। बुद्धा की चाह मन का साथ देती रही। तुझे बुद्धा अवश्य अपना लेगा। मन में ऐसा विश्वास पैदा हो गया। उसके पैर पुनः बुद्धा की तरफ चल पड़े। मन का पलड़ा भारी होता गया। उसके पैरों की गति तेज होती गई और तेज होती गई। सुबह तक वह अपने गांव के करीब पहुंच गई। पारो ने दूर से ही ठाकुर रामपाल सिंह के खेतों की तरफ देखा, जिन खेतों में बचपन में कभी वह काम करती थी। उन खेतों में गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी थी। उसके पैर उन्हीं खेतों की तरफ मुड़ गए। उसने देखा बुद्धा उसी खेत में गेहूं काट रहा था। पारो खेत के दूसरे सिरे पर पहुंच गई। पारो के हाथ में भी गेहूं काटने की आरी थी, अतः दूसरे छोर से वह भी उसी खेत में गेहूं काटने बैठ गई। बुद्धा को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। काटते काटते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पारो को एकाएक सामने देखकर बुद्धा चौंक गया। अरे पारो तू? हाँ मैं। तू तो अपनी ससुराल में थी, आ गई क्यों? तेरी मदद करने। मेरी मदद तू क्यों करेगी? जैसे तू मेरी करता था, तो क्या तू बदला चुकाने आई है? मैं तो तुझसे प्यार करता था, इसलिए तेरी मदद करता था। हाँ तू मुझसे प्यार करता था, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ। उस समय मैं तेरे प्यार को समझ न सकी। तू कहता था कि तू बड़ी हो जाएगी तो प्यार को समझ जाएगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तेरे प्यार को समझ गई हूँ। आज मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ।
इसीलिए अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर हमेशा के लिए तेरे पास आ गई। क्या तू मुझे अपना लेगा? तू तो कहता था कि मैं तुझे रानी बना लूंगा। हाँ पारो, मैं हमेशा तेरा इंतजार करता रहा, मगर तू इतने दिनों बाद लौट कर आई। मैं तुझे अवश्य रानी बना लूंगा। बुद्धा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बाहें पारो के लिए फैला दी। पारो भी बुद्धा की बाहों में समाकर रोने लगी। बुद्धा ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। पारो बुद्धा की बाहों में समाती चली गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।